हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी योर चैनल। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो यस गाइस, आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है, मैंने वो वीडियोस में भी आपको बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया था। आई होप वो सबने देखे होंगे, सारे के सारे वीडियोज़ जो भी मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाए थे। जितने भी मैंने आपको सेल के अलग अलग टाइप के रिएक्शंस पढ़ाए थे, है ना। सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था, वर्किंग पढ़ाया था, ईएमएफ पढ़ाया था, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, वो सारे कैलकुलेशंस भी बहुत ज़ोरदार तरीके से पढ़ाए थे। आई होप सबको याद होगा। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लोगों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट की होगी। रहते हैं बहुत सारे, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास बी बिंदास। तो अगर ऐसे भी कोई स्टूडेंट होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा अभी तो पढ़ाई स्टार्ट की, अब तक क्या किया है, कोई भी टेंशन मत लो। अभी चालू किया है ना, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है तुम्हारे साथ में। क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू गिव योर एग्जाम। सबसे बढ़िया वेपन है क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। अगर वो देख लिया ना, उसके सबसे पहला फ़ायदा ये रहता है कि हम लोग को आइडिया मिल जाता है कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तीसरी थिंग ये है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस का आंसर भी पता चल जाता है और कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाते हैं। वो भी सिर्फ 1 या 1.5 घंटे में। 1 या 1.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने आप में से कमेंट्स भी डाले थे, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स। उन्होंने कमेंट्स डाले थे कि मैम ऐसे भी वीडियोस बनाओ जिसमें हमारा 1 शॉट में पूरा रिवीजन भी हो जाए, फटाफट 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन वीडियोज़ की। डाला है ऐसे बहुत सारे लोगों ने, आई नो। तो मैंने वो भी पढ़ा था, तो ठीक है ना। ये भी आपका उसी टाइप का 1 शॉट काइंड ऑफ रिवीजन ही हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी उन्होंने क्वेश्चन बैंक में वही सारे क्वेश्चंस डाले जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। इसके बाहर और कोई क्वेश्चन बनते भी नहीं है। आपको ऐसे लग रहा होगा क्वेश्चन बैंक के बाहर से आ गया तो हम क्या करेंगे, लेकिन इसके बाहर से और कोई क्वेश्चन बनते भी नहीं है चैप्टर से, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाहर से कहाँ से पूछेगा, वो जगह तो होनी चाहिए पूछने के लिए। केमिस्ट्री में तो इसके बाहर और कुछ नहीं बनता भाई, पूरे होगा एक चैप्टर में क्वेश्चन। उल्टा उनके पास क्वेश्चन नहीं थे इसलिए उन्होंने बार बार वही क्वेश्चन डाले। क्वेश्चन रहते थे तो क्वेश्चन इतने बार थोड़ी रिपीट होते थे, एक एक क्वेश्चन को 4-4 बार रिपीट किया। अब बताओ, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं थे, निकलेंगे ही नहीं क्वेश्चन, और कहाँ से, तो कहाँ से निकालेंगे यार। चलो ठीक है, देखेंगे हम लोग, यस देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन, जिसको हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। लेट अस डिस्कस गाइस एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट। ठीक है, आई विल राइट हियर एमसीक्यू। एमसीक्यू जो है ये है आपके 1 मार्क के। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये, आधे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि साथ साथ बोलते हमको ये भी बताते जाओ कि कितने वीडियोस का। तो इस पर लिखा हुआ है कि 5 मार्क्स आपको विथ ऑप्शन मिलेंगे और विदाउट ऑप्शन मिलेंगे, और विद ऑप्शन 7 मार्क्स। मतलब 7 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 5 जो रहेंगे वो विद ऑप्शन रहेंगे। राइट, चलिए डिस्कस करते हैं गाइज इस पार्ट को फर्स्ट। चलिए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू को। सबसे पहला एमसीक्यू वो आपको बोल रहा है कोहलरोशस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशन। उसने आपको ऑप्शंस दे रखे, ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली है। आपको सबको पता है कि कोहलरोशस लॉ जो होता है वो इन्फानाइट डाइल्यूशन पे किया जाता है। इन्फानाइट डाइल्यूशन मतलब ही क्या होता है, एक ऐसा डाइल्यूशन जिसमें पानी बहुत सारा ऐड किया गया है, क्योंकि इन्फानाइट बोला गया मतलब बहुत ज़्यादा, इन्फानाइट टाइम्स उसके अंदर में पानी को ऐड किया है, वाटर को ऐड किया है, इसीलिए उसका क्या होता है, इन्फानाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहता है। ठीक है, आपको बोल रहा है वो पेल ग्रीन क्लोरीन गैस इज रिलीज एट एनोड, ये होता है। ठीक है, मोल्टन सिल्वरी वाइट सोडियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, यस ये भी होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl इनटू Na मेटल एंड क्लोरीन गैस, ये भी होता है। ये सब आपको याद होगा, मैंने वीडियोस में पढ़ाया था। और लास्ट ऑप्शन है ऑल द अबव। तो यस गाइज, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। एज यू ऑल नो कि जो भी ऐसा यूनिट होता है कंडक्टिविटी का, अगर मैं बात करती हूँ कंडक्टिविटी की, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3rd एमसीक्यू को। अगर मैं बात करती हूँ ना कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी का जो भी आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये है कि अगर आपको रेजिस्टेंस का, सपोज़ मैं आपको रजिस्टिविटी का अगर यूनिट पूछती हूँ, तो रजिस्टिविटी का जो भी यूनिट रहता है उसका ही उल्टा क्या रहता है, कंडक्टिविटी का यूनिट। इतना आपको बस याद रखना है। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, है कि नहीं। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या रहेगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका उल्टा कर देना। पेपर में क्वेश्चन बैंक में भी ये दिया है, क्या पता तुम्हारे पेपर में ये आ जाए।
घुमा फिरा के देने के लिए और कुछ बचता भी नहीं है, बस यही बचता है। मैं सब बताते जाऊँगी कहाँ पे किस टाइप का आता है, मैंने उसको कंप्लीट एनालिसिस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग फोर्थ वाला एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, वो आपको बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस जो भी आपका स्क्वायर रूट है कंसंट्रेशन का, उसका ग्राफ कैसे रहेगा। आप सबको पता है कि वो कभी भी लीनियर नहीं रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला, नॉट लीनियर। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम एक्ट्स एज, प्लैटिनम जो है वो किस तरीके से एक्ट करता है। आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है ना। अब आधे लोग सोचेंगे ये इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, तो वो लोग भी सुन लो रे। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना, जो रिएक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो एक मीडियम प्रोवाइड करते रिएक्शन होने के लिए, बट रिएक्शन के अंदर में एक्चुअली वो पार्ट नहीं लेते। सो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्लियर। चलो सिक्स्थ वाला देखेंगे, फॉर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इज कैलकुलेटेड टू नर्स्ट इक्वेशन वेयर ई नॉट इज ऑलवेज। वो आपको पूछना चाहता है कि जो भी आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, फोर्थ वाला सिक्स्थ वाला डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू, जो भी आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें वो आपको पूछ रहा है, मतलब इस शी के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो भी आपका ई नॉट रहता है हाइड्रोजन का, वो क्या रहता है। आप सबको पता है कि इसका वैल्यू 0 होता है। इसका वैल्यू 0 क्यों होता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और आप सबको पता है कि जितने भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उनके रेफरेंस से हम लोग बाकी चीज़ों का वैल्यू निकालते हैं, बाकी ईएमएफ निकालते हैं। इसका मतलब ये रेफरेंस है। अब कोई भी चीज़ अगर रेफरेंस है तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 ना। आप सबको पता है, हम लोग सपोज स्केल से मेजरमेंट करते कोई चीज़ का कि ये इतना लंबा है, ये इतना चौड़ा है, किसको देखते, हम लोग 0 रेफरेंस मान के लेते हैं। इन द सेम फैशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के लेते, एंड दैट विल बी योर, यस गाइस, रेफरेंस, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ विल डू सेवेंथ क्वेश्चन, यस सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन मोल्टन आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोलाइट अ मेटल इज फॉर्म्ड एट, आप सबको पता है कि ये मेटल है, ध्यान से देखना, ध्यान से, हम लोग सेवेंथ वाला एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि मोल्टन आयोनिक कंपाउंड जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तो मेटल कहाँ पे फॉर्म होता है, मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होता है। देखो ये मेटल है, मेटल कैसे होते हैं, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और आप सबको पता है दुनिया में 2 ही चीज़ें तो होती है, प्लस अट्रैक्ट होता है माइनस की तरफ और माइनस अट्रैक्ट होता है प्लस की तरफ, ये सबको पता है। बस यही वाली चीज़ तो हर बार होती है कि नहीं। इन द सेम फैशन अगर मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटल किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो जो है वो अट्रैक्ट होगा आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। समझा या नहीं, उल्टा भी पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन को, बट इतना याद रखो, मेटल है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, चार्ज है पॉजिटिव, किसकी तरफ खींचे जाएंगे, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। समझा या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन आर, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन। लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन हियर, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है एंड मुझे उसको डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। देखते हैं, इसका आपको कुछ भी स्क्रीनशॉट विनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं है। नोट्स जो है PDF के लिंक के फॉर्म में नीचे आपको मिल जाएंगे एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। यू कैन गो थ्रू द लिंक एंड डाउनलोड माय नोट्स, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स है, बहुत तगड़े वाले नोट्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वहाँ पे वो आपको मिल जाएंगे। यू कैन टेक द प्रिंट आउट। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी सॉफ्ट कॉपी से मत पढ़ो यार, आँखें ख़राब हो जाती है, जलन मारती है आँखें। अभी कोविड के सिनारियो में आप लोगों ने देखा होगा कि सभी क्लासेस ऑनलाइन ही हुए, जल के ये हो गई है आँखें, तो एटलीस्ट उसका प्रिंट आउट ले लो यार। प्रिंट आउट लेने से फ़ायदा ये कि अपन उसको मार्क कर सकते है कि नहीं। चलिए गाइस, हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका 8 वाला एमसीक्यू। 8 वाला एमसीक्यू कहता है द मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग ये साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू है 1 to 1.4। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है वो है आपका 2.428 × 10⁻³ ठीक है। आपको बोला गया है बताओ कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ आई वांट टू डिस्कस हियर इज़ दैट
आपको कहीं पे भी मोलर कंडक्टिविटी दिया है ना, तो आप लोग आराम से पहचान लोगे कि उल्टा ट्राइंगल, उल्टा वी मतलब ही मोलर कंडक्टिविटी होता है, ये सब पहचान लेंगे। लेकिन आपको कन्फ्यूजन जहाँ पे होगा वो ये है कि कहीं पे भी अगर आपको कंडक्टिविटी लिखा जाए ना, याद रखना कंडक्टिविटी लिखा जाए ना, आप उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ही समझना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको बताएगा कि बेटा ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू है, अब करो आंसर को सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मोलर कंडक्टिविटी वो बताएगा आपको, वो ऐसा नहीं बताएगा कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, आपको वो सिर्फ बताएगा कि ये कंडक्टिविटी है। अगर आपको कहीं पे भी सिर्फ कंडक्टिविटी वर्ड दिख जाए, आपको पहचान लेना है कि वो कौन सी कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे उसने मेंशन किया है कंडक्टिविटी। सिर्फ कंडक्टिविटी आया ना तो समझ जाने का वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, येस और नो। और दूसरी वाली तो मोलर रहेगी रहेगी। अब करेंगे इसको सॉल्व। आप सबको पता है दिस इक्वल्स टू 1000 K/C, येस और नो, येस 1000। अब देखो ध्यान से देखो, आपको इसका वैल्यू दिया है 121.4 इंटू के, ठीक है। के का वैल्यू आपको कितना दिया है, के का वैल्यू आपको दिया है 2.428 इंटू 10⁻³ वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। कंसंट्रेशन निकालने का है, कैसे निकालेंगे, 1000 इंटू 2.428 इंटू 10⁻³ अपॉन 121.4, ठीक है। इसका वैल्यू जो आपका आएगा वो रहता है 0.02 मोलर। करके देखो, सॉल्व करो, आंसर ज़रूर आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो यार, क्योंकि एमसीक्यू का मैंने सोल्यूशन नहीं दिया है। एमसीक्यू का क्या सोल्यूशन देना, मैंने बोला मैं करा ही दे रही हूँ ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 9th वाला एमसीक्यू। इस पार्ट से भरपूर क्वेश्चन आएंगे क्योंकि 10-10 एमसीक्यू दे रखे उन्होंने। हाँ चलो 9th वाला एमसीक्यू डिस्कस करते। अ सेल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 2 इलेक्ट्रोड्स। अब मैंने आपको बताया था ना, कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो ना, बुक का मेथड फॉलो मत करना, अंकिता का मेथड फॉलो करना, मतलब मेरा मेथड फॉलो करना। वो मेथड क्या था, E0 अगर निकालना हो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। याद रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है। चलो देखेंगे इस पार्ट को। हम लोग 9th वाला एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे आपको दे रखा है E0। E0 का वैल्यू है A+ और A के लिए, उसका वैल्यू दे रखा है 0.35 वोल्ट्स, ठीक है। साथ ही साथ आपको E0 ऑफ B+ और B का भी वैल्यू दे रखा है 0.42 वोल्ट्स, ठीक है। आपको बोला गया है कि आप लोग निकालो सेल का EMF क्या रहेगा। उसने आपको स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल पूछा है, ठीक है। अब आप सबको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको ये समझ लो, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाला जो भी आपका ये है ना, ये आप समझ जाओ कि A जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और B जो है वो राइट हैंड साइड में है, ठीक है। आप सबको पता है कि E0 ऑफ सेल का फॉर्मूला इस बुक में कुछ भी होगा। अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला E0 ऑफ राइट हैंड साइड माइनस E0 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो आधे लोग सोचेंगे मैम ये फॉर्मूला तो बहुत ज़बरदस्त है, मेरा आंसर भी आ जाएगा, बट क्या पेपर में मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अगर गलत लिखा ना तो नहीं मिलेंगे बुक के मेथड से, बट इस मेथड से अगर तुमने सही किया ना तो तुम्हें आंसर ज़रूर मिलेंगे, मतलब मार्क्स ज़रूर मिलेंगे इस आंसर पर। समझा या नहीं, ठीक है। अब देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपका ये वाला, कितना वैल्यू है 0.42 माइनस लेफ्ट हैंड साइड कितना है 0.35। आप जब इसको माइनस करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 0.07 वोल्ट। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि कैसा है ना, एमसीक्यू में आपको मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है, क्या देने का इसमें। चलो बढ़ेंगे आगे। आपको अब देखने का 10th वाला न्यूमेरिकल। देखो ये सेम न्यूमेरिकल 10th में भी आया है। 10th वाले न्यूमेरिकल जो है, मतलब जो एमसीक्यू है 10th वाला एमसीक्यू न्यूमेरिकल, कुछ भी बोलो, है तो न्यूमेरिकल ही ना, वो भी सेम ऐसा ही है, सिर्फ डेटा चेंज किया है। इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद आपको बता रहा है कि मैं बोर्ड के पेपर में आने वाला हूँ एमसीक्यू में, क्योंकि मैं एमसीक्यू में कितने बार आया, 2 बार आया, ठीक है। देखते हैं इसको। 10th एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। 10th एमसीक्यू आपको बोल रहा है, आपको वहाँ पे दे रखा है कैलकुलेट द E0 ई सेल। आपको ई सेल का वैल्यू पूछा है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है ना, वो दे रखा है, ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखा है E0 ऑफ mn का वैल्यू -1.18 वोल्ट्स। साथ ही साथ आपको दे रखा है E0 ऑफ CO 1.82 वोल्ट्स।
ठीक है। और आपको एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है CO +3 Mn+2 और Mn। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। वहाँ पे बोला है कैलकुलेट ई सेल। क्या हम लोग ई सेल निकाल सकते हैं इतने ऐसे डाटे से? नहीं निकाल सकते, क्योंकि कंसंट्रेशन ही नहीं दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्ट करो, E0 सेल आएगा। सारे के सारे इस क्वेश्चन को करेक्ट करो। आधे बच्चे तो सोच में पड़ जाएंगे, ई सेल कैसे निकालूंगा, कंसंट्रेशन तो नहीं दिया है। तो उसको करेक्ट करो, E0 सेल। यार क्वेश्चन भी ढंग से नहीं दे रखा है, क्वेश्चन भी गलत करके रखा है, MCQ में आंसर भी गलत करके रखे। जाने दो, छोड़ो। चलो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है, आप लोगों को यहाँ पे अपना ही सिस्टम, अंकिता वाला सिस्टम है, अपना नहीं का है। वो सिस्टम ये कहता है कोबाल्ट कौन से साइड में है। देखो ध्यान से, ये ऐसे ही पढ़ाते वक्त भी ऐसे ही पढ़ाया था। कोबाल्ट कौन से साइड में? लेफ्ट हैंड साइड। मैग्नीज कौन से साइड में? राइट हैंड साइड। बस ऐसा समझ लो कि आप साइकिल ड्राइव कर रहे हैं। ये है साइकिल का राइट हैंड हैंडल, ये है लेफ्ट वाला हैंडल। राइट हैंडल पे कौन आ रहा है? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंडल पे कौन आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। समझा या नहीं? और अपना सिस्टम क्या कहता है? E0 सेल इक्वल्स टू E0 ऑफ राइट हैंड साइड माइनस E0 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अगर बुक के फॉर्मूले से गए, कैथोड फिर एनोड, फिर किसका ज़्यादा रहेगा किसका कम रहेगा, तो करते बैठो, गलत ही जाने वाला है। लेकिन ये मेथड से आपका आंसर गलत नहीं आएगा। राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। अब बताओ रे बताओ, राइट हैंड साइड पे कौन आया? मैग्नीज भाई साहब आए। लेफ्ट हैंड साइड में कौन आया? कोबाल्ट अंकल आए, कोबाल्ट लिख दिया। राइट पे आए मैग्नीज, मैग्नीज लिखा। लेफ्ट पे कोबाल्ट अंकल आए, इसलिए मैंने क्या लिखा? कोबाल्ट। चलो अपन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैग्नीज का वैल्यू कितना है? -1.18 माइनस कोबाल्ट का वैल्यू कितना है? 1.82। ठीक है, -1.18 -1.12। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लिखते हैं तो -3.0 वोल्ट। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ई सेल। बट ये E0 सेल का वैल्यू है। सब लोग करेक्ट करेंगे अपने आंसर में, मतलब क्वेश्चन में। डन, लो उसका स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, तो हियर वी एंड विथ आवर MCQs। नाउ अब हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क के, जो कि होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, electrochemistry, most of the people think like electrochemistry is very tough subject for me, it's very tough part for me actually। reactions को याद रखना it's like impossible, next to impossible। but seriously बता रही हूँ, this chapter is very much scoring to you। अगर हम बात करते हो थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल से या केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल से, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, और क्या कर रहे हैं भाई, सभी न्यूमेरिकल में वही करने का है। चलो लेट्स सी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, देखते हैं इसको। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है ये 1 मार्क के लिए आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 1 मार्क के लिए आ रहा है। ऐसा नहीं कि खूब बड़े बड़े आंसर लिख रहे, मन में आ रहा है उतना। देखो कुछ लोग कैसे होते हैं बता दी, उन लोगों को क्या है, पूरे क्वेश्चन तो आते नहीं, घिन चुन के 1-2 क्वेश्चन आता। वो क्वेश्चन 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, वो देखते ही नहीं। उनको लगता चलो मुझे ये क्वेश्चन आ गया, मुझे आ गया, भिड़ जाते उसको लिखने के लिए। 1 पेज लिखा, दूसरा पेज लिखा। कितने पागल लोग होते, ये भी देखते नहीं कि कम से कम 1 मार्क के लिए पूछा है, 1 या 2 लाइन में ख़त्म कर देना चाहिए, बस वाइंड अप कर दो वहीं पे। 1 मार्क के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि उनको बाकी तो आते नहीं, तो जितना आता वो सोचते इसी को 2-3 पेजेस लिख लेते। थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए, मेहनत तो वहीं पे करनी चाहिए ना जहाँ पे मार्क्स है। मार्क्स को देख के अपना आंसर होना चाहिए। लेंथ ऑफ द आंसर शुड नॉट डिपेंड ऑन द कंसेप्ट, लेंथ ऑफ आंसर शुड डिपेंड ऑन द मार्क्स, ठीक है। चलो जिस क्वेश्चन मतलब वो जितना असाइन किया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गिव द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में वही बताया था। अब देखो MCQ में आपको थोड़ी देर पहले अभी अपन ने देखा SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी पूछा गया था। अब क्या पूछा गया है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। वो खुद आपको बता रहा है कि देखो भाई SI यूनिट 2-2 बार आया, MCQ में भी आया, वेरी शॉर्ट आंसर में भी आया। वो आपको खुद ही बता रहा है मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आने वाला हूँ, समझा या नहीं। चलो देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को। वो आपको बोल रहा है SI यूनिट क्या होता है। देखो स्टार्टिंग में बताया था रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, पता है ना। चलो नेक्स्ट आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ सेल वोल्टेज और सेल पोटेंशियल। आप सबको पता होता है कि जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना, मतलब जो भी आपका EMF होता है, जो क्या करता है,
जिसकी वजह से जिसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है वो मूव होंगे कैथोड की तरफ, है ना, और जो भी आपके कटायंस है वो मूव होंगे एनोड की तरफ, है कि नहीं। ये आपको याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव होते हैं पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो भी आपके कटायंस होते हैं वो मूव होते हैं नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, और कुछ ना कुछ फोर्स होता है। मतलब कहना मुझे जो है वो ये है कि ज़रूरी नहीं होता है। आप लोग क्या सोचते हो कि बस जादू हो गया, एक दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक के ऊपर चार्ज है प्लस, एक के ऊपर है माइनस, तो पॉजिटिव वाले इसके पास भागेंगे, नेगेटिव वाले इसके पास भागेंगे। ये क्या जादू हो रहा है क्या? जादू थोड़ी होता है ऐसा। इसके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स होता है, कुछ ना कुछ फोर्स वहाँ पे एक्टिंग हो रहा रहता है, और वो फोर्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ ना कुछ वहाँ पे वैरी होते रहता है। ऐसा जादू नहीं होता कि प्लस माइनस की तरफ भाग जाएंगे, माइनस प्लस की तरफ भाग जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है ना वहाँ पे, उसका नाम क्या रहता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। याद रखना, अभी आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, वो पूछा गया है सेल वोल्टेज, बट क्वेश्चन बैंक में सेल वोल्टेज आया है। आपके बोर्ड के पेपर में सेल पोटेंशियल भी आ सकता है। याद रखना कि सेल पोटेंशियल मतलब ही सेल वोल्टेज होता है। देखो आंसर तो सेम ही रहेगा, बट जिनको यही नहीं पता कि सेल पोटेंशियल को सेल वोल्टेज बोलते हैं, वो लोग कहाँ से आंसर करेंगे, है कि नहीं? पता होना चाहिए बाकी नाम। चलो ठीक है, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट को। आधे लोग सोचेंगे कि मैं लिख लूँ क्या, तो यार देखो टेंशन मत लो, नोट्स में ना मैंने वो भी डाल के दिया है कि इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक को घुमा फिरा के भी एग्जामिनर देगा ना, देने दो ना, अपन उसके लिए भी तैयार है बिल्कुल। वी आर जस्ट रेडी फॉर द एग्जाम। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए मैथमेटिकल रिलेशन लिखेंगे। आप सबको पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड वाले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। आप सबको पता है कि ई नॉट सेल का मतलब ही क्या होता है? ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन ये होता है एट एनोड, प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन एट कैथोड। अब आधे बच्चे सोचेंगे कि ये क्या चल रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, रिडक्शन कैथोड पर होता है? तो याद करो, मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई थी, ओ ए, ये वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आप सबको याद होगा। ओ ए, ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होता है? एनोड पर होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होता है? एनोड पर। तो रिडक्शन कहाँ पे होगा? कैथोड पर। समझा या नहीं? बस आई होप बस अपना ओ ए वाला सॉन्ग याद रखने का, तड़ाकेदार वाला सॉन्ग, इतना बढ़िया सॉन्ग है ना। सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ता। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को। नेम द प्रोसेस बाय विच वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। इसका आंसर क्या रहेगा? रिडक्शन रिएक्शन। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो पूछ रहा है केमिकल कंपोजिशन जो होता है सॉल्ट ब्रिज का, वो क्या होता है? क्या होता है? सैचुरेटेड KCl प्लस अगार अगार जेल। सैचुरेटेड KCl प्लस अगार अगार जेल जो होता है ये आपके सॉल्ट ब्रिज के अंदर में प्रेजेंट होता है। वो आपको पूछ रहा है पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, राइट। राइट द पोटेंशियल प्रोड्यूस थ्रू द नाइकेट स्टोरेज सेल। नाइकेट मतलब क्या होता है? निकल कैडमियम स्टोरेज। कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो पूछ रहा है। 1.4 वोल्ट्स पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डन, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसके ऊपर वाला जो सॉल्ट ब्रिज बताया ना, वो भी आने का चांस है। सॉल्ट ब्रिज वाले क्वेश्चन को टिक मार्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 7th नंबर का। राइट एन इक्वेशन दैट शोज द रिलेशनशिप पूछा है किसके बीच में? पैरामीटर्स के बीच में। मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए देखेंगे कि ये रिलेशनशिप क्या होता है इन पैरामीटर्स के बीच में। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ हम लोग 7th वाला डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको पूछ रहा है रिलेशनशिप बताओ। देखो इधर अल्फ़ा का मतलब ही क्या होता है? दिस अपॉन दिस नॉट। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रही हूँ। ये जो है उल्टा भी आप सबको पता है कि ये मोलर कंडक्टिविटी होता है। सबको पता है? नहीं भी पता है तो पता चल गया, ठीक है। अल्फ़ा मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपको ये वाली चीज़ आ जाए ना, इन्फिनिटी, इसी को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं। इसी का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी। इसी का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। आधे लोग सोचेंगे ये इन्फानाइट वर्ड क्यों आ गया? तो देखो ना, मैथ्स में पढ़ा है ना इन्फिनिटी,
लिमिट्स में पढ़ा होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। साथ ही साथ इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन। इसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? ज़ीरो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो भी तो आया है। इसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। आधे लोग सोचेंगे ये चल क्या रहा है क्लास में, इतना सारा क्यों लिखा के दे रही है मैम, काम भी तो नहीं है। लेकिन सुनो रे सुनो, क्वेश्चन बैंक में है ना, उसने आपको वर्ड यूज़ किया है मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्या होगा, ध्यान देना, कभी एग्जामिनर ये वाला वर्ड यूज़ करेगा, आप सबको आ जाएगा, बट अगर उसने इसकी जगह पे ये वाला वर्ड बोल लिया तो क्या करेंगे, सारे के सारे फंस जाएंगे। फॉर्मूला सबको आएगा, कैलकुलेशन सबको आएगा, डेरिवेशन सबको आएगा, बट अगर नाम ही नहीं पता कि इना का नाम मीना भी होता है, डिगा भी होता है, तो आप कैसे कहानी लिखोगे। मतलब अगर आपको सिर्फ पता है कि ईना की कहानी ये है और यही नहीं पता कि ईना को मीना भी बोलते हैं, मीना को डिगा भी बोलते हैं, तो हम लोग कहाँ से उसकी कहानी लिखेंगे। हमको उसके सब अलग अलग वैरायटी के नाम पता होने चाहिए, है कि नहीं। तो इसका नाम ये भी होता है, इसका नाम ये भी होता है, याद रखने का। इसको लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो ठीक है। आधे लोग सोचेंगे ये सच में लेने का ज़रूरत है, नहीं भी लिया तो मैंने नोट्स में दे रखा है, टेंशन मत लो यार, नोट्स में सब दे रखा है। अब मैं तुमको एक और बताती हूँ, मैंने इतना अच्छा काम किया ना, कुछ क्वेश्चन बुक के डायरेक्ट थे, मैं चाहती थी तो बुक का कॉपी पेस्ट कर सकती थी वहाँ पे, बट मैं सोच रही हूँ यार कि स्टूडेंट्स को पढ़ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास अभी उतना टाइम नहीं कि वो लोग खुद के लिए क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन निकालते बैठे, देखते बैठे कौन सा डिलीटेड है कौन सा नहीं है, देखते बैठे टर्न कर करके कि किसका आंसर कहाँ पे। कुछ न्यूमेरिकल्स जो नए आए हैं उनका आंसर निकालेंगे। अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट का फिर कहाँ से टाइम देंगे, 4 सब्जेक्ट है ना। इसीलिए केमिस्ट्री का मैं बोलूँगी टेंशन लो ही मत, आई एम देयर विथ यू यार। चलिए ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, and that is short answer question belonging to type 1 carrying 2 marks. Let's look into the short answer question guys which belongs to type 1. Let's see. चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो वो आपको बोल रहा है वो ये है, ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaCl। देखो यार, अब ये डायग्राम मैं यहाँ पे निकालने वाली नहीं हूँ, इतना बड़ा डायग्राम भी तुमको समझाऊंगी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये यहाँ पे जो हो रहा है वो, ये सब समझा के दिया था एकदम बेस्ट तरीके से, कड़ा के तरीके से वीडियो के अंदर में, अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रही हूँ, आपको सिर्फ डायग्राम देने के लिए बोला है। आगे आधे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको पता चला ना कि फ्यूज्ड NaCl मोल्टन NaCl आ गया, यस आ गया, पूरी कहानी लिखना चालू कर देते, देखते भी नहीं कि सिर्फ उसने डायग्राम ही पूछा है। ऐसे पागल लोग रहते, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैंने ये पढ़ के आया और क्वेश्चन आ गया, बस पागल हो जाते देख के क्वेश्चन को। थोड़ा देखो तो सही यार, उसने सिर्फ डायग्राम पूछा है, आप पूरी कहानी दे रहे हो उसकी, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, सेल रिएक्शन, सिर्फ डायग्राम पूछा है, जितना पूछा गया उतना ही देने का। अब ये डायग्राम तो निकालना इट्स वेरी इजी, प्रैक्टिस कर लो, जिसका ड्राइंग अच्छा है, काम खत्म। चलिए अब देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट ध्यान से सुनना, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बैंक में देखो क्या चालाकी करेगा, वो आपको बोलेगा मोल्टन NaCl, ठीक है। तो आप लोग रट्टा मार लोगे, क्वेश्चन बैंक में मोल्टन NaCl है, हाँ मैंने रट्टा मार दिया, बट एग्जामिनर अब देखो क्या चालाकी करेगा, वो क्वेश्चन बैंक में मोल्टन NaCl वर्ड ही नहीं डालेगा, मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम में। आधे लोग पागल हो जाएंगे, वो सोचेंगे मैंने तो क्वेश्चन बैंक में मोल्टन NaCl पढ़ा था, अब तो मोल्टन NaCl आया ही नहीं, अब क्या करूँ। याद रखना है, मोल्टन NaCl को ही फ्यूज्ड NaCl भी कहा जाता है। अगर पेपर में मोल्टन आ जाए या फ्यूज़ आ जाए, आप सारे के सारे तैयार हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोल्टन NaCl मतलब भी फ्यूज्ड NaCl भी होता है, भूलना नहीं। मैंने अभी बताया था ना, अगर आपको पता नहीं कि ईना का नाम मीना भी है, मीना का नाम डिगा भी है, तो आप उनकी कहानी नहीं लिख पाएंगे। फिर से देखो, जब लैम्बडा, उल्टा V और इन्फिनिटी आ जाए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तीनों नाम याद रखने का। इन द सेम फैशन ये याद रखो यार, बहुत बार NaCl से क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया है, बहुत बार। अब इतने बार आया है ना, तो आप लोग खुद ही समझ जाओ, वो खुद बता रहा है कि मैं पेपर में आऊँगा, इस बार आने का चांसेस है इसको। बहुत बार क्वेश्चन बैंक में आया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बैंक जस्ट यार अभी रिलीज़ हुई है, तो
तुम लोग खुद ही समझ जाओ। तो मोल्टेन NaCl को फ्यूज NaCl भी बोलते हैं, बस इतना याद रखो यार। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा गया व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब आप लोग खुद ही सोचो, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस पूछे गए, मुझे इसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है कि सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या रहेंगे, आप सभी लोग समझ जाओ क्या होता है। बस इतना समझो कि अगर कोई नदियाँ बह रही है, आपने ऊपर से ब्रिज लगा दिया तो क्या होने वाला है, ब्रिज जो होता है वो आपको कनेक्ट करता है आपके रास्ते को, है कि नहीं। देखो ये ब्रिज है, यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, नीचे नदी बह रही है। सोच लो, आपको एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर ब्रिज ने क्या किया, कनेक्ट किया। इन द सेम फैशन सॉल्ट ब्रिज का भी नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। मतलब वो किसको कनेक्ट करने वाला है, दो अलग अलग सॉल्यूशन को। तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो दो अलग अलग सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है, उनके बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, एक प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। येस और नो गाइस, येस। साथ ही साथ वो मिक्सिंग नहीं होने देता है, मतलब वो ऐसा है इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवा रहा है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है, बट दोनों को मिक्स भी नहीं होने दे रहा है। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज जो है ना, सॉल्ट ब्रिज करके जाना। मैंने आपको MCQ में बताया सॉल्ट ब्रिज का क्वेश्चन आया कंपोजिशन पर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहाँ पे है, फंक्शंस पर, और एक दो क्वेश्चन आए सॉल्ट ब्रिज के। सॉल्ट ब्रिज करके जाओ पेपर में। यहाँ से अभी आपको एक और चीज़ क्या बताई मैंने, वो EMF वाला कैलकुलेशन और ये NaCl और फ्यूज NaCl वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाने का, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको कह रहा है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स, ओके हैं, बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल। रेट कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल के बीच में आपको वो रिलेशनशिप पूछ रहा है। देखना, एक बार याद रखना, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप वर्ड देखा तो पागल हो गए, कोई भी पगले जैसा कोई भी किसी के भी बीच में रिलेशन दिखा रहे, पैरामीटर्स गिब्स एनर्जी का किसी और के साथ दिखा दिया, ऐसा नहीं करना है। पागल जैसे तो बिल्कुल नहीं करना है। पेपर में बी पेशेंट, बी बिंदास, ऐसा समझ के जाना मेरे को सब आता है, चाहे वो आंसर सही हो या गलत हो, मेरा आंसर तो सही है, बस ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मैंने जो किया है ना वो सही है, अब वो सही हो या नहीं हो वो एग्जामिनर देखते बैठेगा, अपन ने जो किया वो सही किया। पूरे बिंदास फुल टू फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाने का। तो जो रिलेशनशिप पूछा गया ना पैरामीटर्स के बीच में, एक बार 1 मिनट दो, क्वेश्चन को सोचो क्या है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ते से भिड़ गए आंसर सॉल्व करने में और गलत आंसर सॉल्व किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, वो आपको पूछ रहा है रेट कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताओ, ठीक है। देखेंगे डेल्टा जी का मतलब ही क्या होता है, -NF E0 सेल, ठीक है, यही होता है डेल्टा जी नॉट का मतलब। और आपको ये भी पता है कि डेल्टा जी का ही मतलब होता है -RT/ln(k). अब ऊपर में भी ये डेल्टा जी, नीचे में भी डेल्टा जी इक्वेट कर सकते हैं, -NF E0 सेल इक्वल्स टू -RT/ln(k), -RT/ln(k), माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो E0 सेल इक्वल्स टू RT अपॉन ये NF ऊपर से कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मुझे E0 सेल के बीच में रिलेशन देने का है, ln(k). अब देखो मिला कि नहीं रिलेशन, रेट कांस्टेंट के बीच में भी रिलेशन मिल गया और E0 सेल के बीच में भी क्या करने का, डेल्टा जी के दो वैल्यूज़ रखने के, दोनों को इक्वेट करने का, हो गया काम संपला। चलो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द एप्लीकेशन ऑफ कोहल-रोशस लॉ। वो बोल रहा है एप्लीकेशन बताओ कोहल-रोशस लॉ के। ये तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देयर इज़ नथिंग हियर टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये मैंने ऑलरेडी, अब देखो बुक से मत पढ़ो यार, बुक से ना उसने सिस्टमेटिकली पॉइंट्स नहीं दिया है, उसने क्या किया ना, एक पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ देखे रखे, बट पेपर में ऐसे पैराग्राफ थोड़ी लिख के आऊँगे, पैराग्राफ लिख के आऊँगे ना तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज सिस्टमेटिकली लिखो ना जितना काम का है। मैंने वो भी काम आपके लिए इजी कर दिया है, कहीं से छापा वापा नहीं है यार, मैंने अपने लिए अपने हाथों से बनाए नोट्स। तो ये पॉइंट्स जैसे ना सिस्टमेटिकली थोड़ा देखो यार, अपन को आइडिया मिलेगा कि पेपर में कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए। मैंने ऐसा आपको प्रेजेंटेशन करवाया, हैंड्स प्रूफ कैसे लिखा जाता है, बॉक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो थोड़ा सा मेरे PDF को। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। एप्लीकेशंस ऑफ कोहल-रोशस लॉ का मतलब यही है कि कोहल-रोशस लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट 0 कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज सेल कांस्टेंट एंड राइट इट्स SI यूनिट। सेल कांस्टेंट को देख लेते हैं एक बार, लेट्स सी। वो आपको पूछ रहा है सेल कांस्टेंट। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं सेल कांस्टेंट, और आप सबको पता है कि B का मतलब ही सेल कांस्टेंट होता है, B का मतलब ही सेल कांस्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, B का मतलब ही होता है L/A, B का मतलब ही क्या होता है L/A।
मतलब ये क्या है, रेशो है लेंथ अपॉन एरिया का। अब आधे लोग सोचेंगे ये आंसर इजी है इसलिए मैम डिस्कस करा रही है, लेकिन सुनो एक इसके लिए चीज़ है लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका यूनिट क्या आया, मीटर इनवर्स। रट्टा नहीं मारने का, देखो थोड़ा सा कैंसिलेशन करके, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ जो सेल कांस्टेंट है ना मीटर इनवर्स, मुझे लगता है ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा ले, मतलब थोड़ा सा याद रखने का। मेंशन द डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, 6th वाला क्वेश्चन है। अब देखो यार ये तो भर भर के आपको पढ़ाया था, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सबसे पहली बात वो बोलता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैं ऑपरेट तो होऊंगा बट मुझे प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस चाहिए, पता है ना, प्योर हाइड्रोजन और ड्राई हाइड्रोजन गैस चाहिए। सेकेंड वो क्या बोलता है, चलो आप लोगों ने प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस तो ला ली, फिर वो बोलेगा मैं ऑपरेट नहीं होने वाला, उसका पहले तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर करो, 1 ही एटमॉस्फेयर रखने का, तभी मैं ऑपरेट होऊंगा। चलो आपने सिलेंडर भी ला लिया, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस भी ला ली, आपने बोला चलो ठीक है मैं तेरे को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी प्रोवाइड कर दूंगा, फिर भी वो क्या बोलता है पता है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब भी मैं नहीं मानने वाला, अब मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन भी 1 मोलर ही चाहिए, तभी जाके मैं मानूंगा। तो ये सारे हैं डिफ़िकल्टीज़। कौन सी डिफ़िकल्टी है, जैसे हम लोग जिद करते हैं ना अपने मम्मी पापा को मुझे टैबलेट लेके दो, मोबाइल लेके दो, वैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हम लोगों को जिद करता है। वो बोलता है जाओ पहले प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस लेके आओ, लेके आ गए, वो बोलेगा नहीं अब जाओ उसका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेके आओ, तब भी मैं नहीं मानने वाला, अब कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन 1 मोलर लेके आओ तो अभी मैं मानूंगा। सो दीज आर गाइज ऑल दी डिफिकल्टीज दैट वी फेस वाइल स्टेटिंग दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए गाइज अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए देखेंगे 7th क्वेश्चन क्या कहता है। 7th क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर मेटल, उसने आपको पूछा है मास क्या रहेगा कॉपर मेटल का, ठीक है। साथ ही साथ वो आपको पूछ रहा है करंट का वैल्यू उसने दिया है 2.03 एम्पियर, ठीक है। उसने आपको बोला है 1 आवर टाइम, उसने 1 घंटा दे रखा है, और साथ ही साथ उसने मोलिकुलर मास दे रहा है कॉपर का, मोलर मास ऑफ कॉपर भी उसने दे रखा है, और उसका वैल्यू दे रखा है 63.5 ग्राम पर मोल। चलो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ याद है ना, सबने कुछ कसम खाई थी मेरे साथ में वहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं मैम कसम मत लिया करो, लेकिन कसम नहीं लेंगे तो फिर तुमको याद भी तो नहीं रहता ना, बस 1 महीना रखो और बाद में भूल जाओ उस कसम को पेपर होने के बाद सब कुछ भूल जाने का। अब देखो यहाँ पे 1 आवर है, टाइम हमेशा काय में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड्स में। 1 आवर का मतलब ही क्या होता है 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब ही क्या होता है 60 × 60 सेकेंड्स। आधे लोग सोचेंगे ये चला क्या, ये क्या हो गया, ये याद रखना है 1 मिनट मतलब ही तो 60 सेकेंड्स होता है ना, तो 60 मिनट मतलब ही क्या होगा 60 × 60 सेकेंड्स। कौन ख़त्म। चलेंगे देखेंगे आगे हम लोग, आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या जानना, आगे आप लोगों ने यहाँ पे जाना, यहाँ पे आपको बोल रखा है CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 दे रखा है। आप सबको पता है कि SO4 के ऊपर चार्ज कितना आता है 2-। आधे लोग सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, याद करो H2SO4 से SO4 बनता है, कितने हाइड्रोजन रिमूव किए 2, चार्ज कितना आएगा 2-। COSO4 में देखा SO4 के ऊपर चार्ज कितना आता है -2, -2 का उल्टा क्या होता है +2, समझा या नहीं। अब देखो क्या करेंगे Cu + 2 इलेक्ट्रॉन, कितना वैल्यू बनेगा Cu। आधे लोग सोचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों डालूं, चार्ज 2+ है, इलेक्ट्रॉन भी तो 2 ही आएंगे ना, 1 2 1। देखेंगे सबसे पहले निकालेंगे मोल रेशो। मोल रेशो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, वैल्यू कितना आया 1/2। 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चलो बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे आप लोगों को बोला क्या गया है, आगे आप लोगों को बोला है कि निकालो मास। मास से निकालने के लिए कहा गया है, देखो ध्यान से, मास का फॉर्मूला क्या होता है I × T/96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलिकुलर मास, यही होता है। देखो इधर
आई का वैल्यू कितना है 2.03, टी का वैल्यू कितना है 60 इंटू 60 अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो का वैल्यू कितना है 1/2, मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू कितना है 63.5। तो इसका वैल्यू जो आपका मास का आता है वो आता है 2.40 ग्राम्स। सॉल्व करो और देखो इस साल इस पार्ट से एक MCQ आने का चांस है 2 मार्क का, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट है, अभी तक आया नहीं है ना, तो आने का चांस है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है मर्क्यूरी बैटरी 8 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मर्क्यूरी बैटरी प्रोवाइड्स मोर कांस्टेंट वोल्टेज दैन एनी अदर ट्राई सेल। वो आपको पूछ रहा है कि बताओ मर्क्यूरी बैटरी जो होता है वो मोर कांस्टेंट वोल्टेज क्यों प्रोवाइड करता है बाकी अदर सेल से। बस आपको इतना ही यहाँ पे याद रखना है कि मर्क्यूरी बैटरी है ना। अब देखो क्या होता है, कांस्टेंट मिल रहा है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, वो चीज़ चेंज नहीं हो रही। उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग ये होता है कि मर्क्यूरी बैटरी के अंदर में जो भी कुछ बन रहा है वो कैसा है, सारा का सारा सॉलिड है। अब सॉलिड का कंसंट्रेशन जो होता है क्या वो चेंज होता है, नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। मर्क्यूरी बैटरी के अंदर में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व है वो सारी की सारी कैसी है, सॉलिड है। क्या सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज होता है, नहीं होता है, इसीलिए वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसीलिए वोल्टेज भी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझा या नहीं, कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आप बोलोगे इसको वर्ड्स में तो बताओ कैसे लिखेंगे, तो देखो ना PDF में एकदम झक्कास तरीके से दिया है मैंने। चलो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बोल रहा है रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ओवरऑल सेल रिएक्शन। उसने ओवरऑल सेल रिएक्शन दी है और वो बोल रहा है कि बताओ इसका गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। आधे बच्चे तो देख के भूल जाएंगे, वो बोलेंगे यार ये क्या आ गया, मुझे तो कुछ भी नहीं जम रहा है। लेकिन तुम सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हो, भूलना नहीं। अब मैं तुमको बताती हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने का है। वीडियो में समझाया था, अब सुनो फिर से। चलिए देखेंगे गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट करना है सेल को। थ्राइस ऑफ Ni दे रखा है, थ्राइस ऑफ Ni प्लस ट्वाइस ऑफ Al प्लस 3, यह आपको प्रोवाइड कर रहा है। थ्राइस ऑफ Ni 2 प्लस ट्वाइस ऑफ Al। ठीक है, उसने इसका कंसंट्रेशन दे के रखा है 1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर। एज यू कैन सी दिस गाइस आंसर फ्रॉम इन स्क्रीन दैट इज गिवन नेक्स्ट साइड में। जो भी देखो यहाँ पे ध्यान से देखने का। आधे लोग सोचेंगे वो सब मत बताओ, पहले ये तो बताओ इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आप लोगों को करना क्या है, बस देखने का है और ध्यान देने का। इधर देखो सबसे पहले कौन आया, निकेल आया। लेफ्ट से जाएंगे ना, निकेल भाई साहब आए। एक लाइन डालने की, निकेल का पेयर कौन है, निकेल 2+ है। फिर से देखो सबसे पहले कौन आया, निकेल भाई साहब आए, निकेल लिखा। निकेल का पेयर कौन है, Ni2+ है। समझा या नहीं। बीच में कौन सा लाइन, डबल लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है। समझा या नहीं। चलो आगे। अब देखो क्या करेंगे फिर, और यहाँ से आगे बढ़ने का। कौन आया, Al3+ आया। Al3+ का पेयर कौन है, Al है। फिर से देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। सबसे पहले निकेल भाई साहब आए, निकेल लिखा। निकेल का पेयर कौन है, Ni+2। बीच में डबल लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और आगे बढ़ना, कौन आए, Al3+ आए। Al3+ का पेयर कौन है, Al है। समझा या नहीं। ये तो हो गया, मिल जाएंगे पूरे मार्क्स, नहीं। यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखना पड़ता है, नहीं लिखा ना तो गए काम से। नीचे लिखो, यहाँ पे लिखो, सब जगह पे चलता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। निकेल का कितना है 1 मोलर, Al का कितना है 1 मोलर। ये हुआ आपका सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। समझा या नहीं, याद रखने का। चलिए लो इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट्स में भी दिया है वैसे भरपूर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ Zn2+ टू Zn। देखेंगे ये क्वेश्चन भी मस्त क्वेश्चन है, दिस इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। वो बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, वो बोल रहा है 2 मोल्स का रिडक्शन करवाना है Zn2+ का Zn में। आधे बच्चे बोलेंगे ये तो 2 मोल्स है, मैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लिख के आऊँगा। बट ये तो सोचो यार, सोचो ना, यहाँ पे है Zn+2,
इससे बन रहा है Zn। याद करो वीडियो में कुछ ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी? चार्ज है +2, इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? 2। जिस साइड जाता है चार्ज उसी के पीछे पीछे कौन भागते हैं? इलेक्ट्रॉन। याद है ना, बताया था। जिस साइड जाता है चार्ज उसी के पीछे कौन भागते हैं? इलेक्ट्रॉन भागते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन इसी साइड में आए जिस साइड में क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन कितने आए? 2, क्योंकि चार्ज भी कितना था? +2। अब सुनो, 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ Zn+2 के रिडक्शन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। पूछा कितना गया है? 2 मोल के लिए कितना होगा? 2 मोल ऑफ Zn2+ के रिडक्शन के लिए कितना होगा? कैसे निकालेंगे? इसको x मान लो, तो x का वैल्यू कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × 2, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन। ठीक है। आधे लोग सोचेंगे लिखूँ क्या? देखो ना, लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। उसने आपको गैल्वेनिक सेल दे रखा है और वो बोल रहा है कि बताओ। अब देखो, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कैलकुलेशन वाला जो पार्ट आया ना, ये 5th टाइम आ रहा है अभी, 5th टाइम। वो खुद आपको पेपर में बोल रहा है अच्छे से पढ़ के जाना भाई साहब, मैं पेपर में आने वाला हूँ, क्योंकि वो इतने बार आ रहा है यार। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन इतने बार आ रहा है, मजाक नहीं है, अच्छे से करके जाने का। समझेंगे इसको भी अपन ट्रिक, इसको भी अपन सॉल्व करेंगे बाय अंकिता ट्रिक। देखते हैं इसको। चलो अब अपन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है Zn+2 1 मोलर, Pb+2 1 मोलर और Pb। साथ ही साथ उसने आपको दे रखा है E0 ऑफ Pb 0.126। Pb क्या है? लीड है। उसने आपको दे रखा है E0 ऑफ Zn 0.763 वोल्ट। चलो पढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसको करूँ तो करूँ कैसे। आधे लोग सोचेंगे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, वो केमिस्ट्री में पढ़ के पूरा क्वेश्चन गलत करके आएंगे। लेकिन तुम सारे के सारे जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है वो सब इसको करेक्ट करके आएंगे। कैसे करेंगे देखना ज़रा इधर। E0 ऑफ सेल क्या बताया था? राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। याद है ना सबको, कैसा बताया था मैंने? राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे आंखों के सामने मेरा फेस आना चाहिए, मेरे एक्शंस आने चाहिए। राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे कौन है? Pb भाई साहब है। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? Zn भाई साहब है। आधे लोग सोचेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है। देखो रे देखो, तुम साइकिल ड्राइव कर रहे हो, ये है साइकिल का लेफ्ट वाला हैंडल, ये है साइकिल का राइट वाला हैंडल। समझा या नहीं? राइट में है Pb इसलिए Pb आया, लेफ्ट में है Zn इसलिए Zn आया। समझा या नहीं? कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रॉब्लम आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आएगा, कंसेप्ट केमिस्ट्री वाले मत लगाते बैठना वहाँ पे, फिर तो भूल जाओ 3 घंटे पेपर होगा। बस साइकिल बनाने की, लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। समझा या नहीं? सॉरी, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, जो भी होगा, बट लेफ्ट और राइट को पहचानते आपको आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट अपना सेम रहेगा, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। चलो देखेंगे आगे। लेफ्ट में कौन है? Zn है। राइट में कौन है? Pb है। अब बताओ Pb का वैल्यू कितना है? 0.126 माइनस Zn का वैल्यू कितना है? -0.76। मिस्टेक पॉइंट सुनो, आधे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ माइनस कर देते, भूल ही जाते कि यहाँ पे भी माइनस साइन था। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस होता है प्लस। इसको अपन लोग करेंगे प्लस और इसका वैल्यू आएगा 0.889 वोल्ट्स। वेरी इजी प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो बस वो आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही करते रहते हो, और क्या करते हो यार। बाकी तो एक ट्रिक बताई दिया है, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, काम खत्म। चलो स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं, सब बता दिया है नोट्स में। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके गाइस, लेट्स लुक इनटू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विच इज़ बिलोंगिंग टू टाइप 2 सेक्शन एंड विच कैरीज 3 मार्क्स। अब ये वाले क्वेश्चन से ना 3 मार्क्स को कैरी करते हैं। आंसर का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स भी क्या हो गए, बढ़ चुके। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट सेक्शन है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है टाइप 2 का।
इसमें मार्क्स है आपके 3 मार्क्स ईच। चलो ठीक है, एक्चुअली मुझे मार्क्स का लालच दिखाना इसलिए पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो क्वेश्चन बैंक को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर मैंने मार्क्स नहीं बताया तो आप लोग पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है। चलिए देखेंगे इसको। वो आपको बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट कोहलरोशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। वो बोल रहा है स्टेट करो कोहलरोशस लॉ को ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। साथ ही साथ वो बोल रहा है डिराइव द रिलेशनशिप, सुनो रहे आगे, बिटवीन गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। इसके बीच में आपको रिलेशनशिप भी निकालने का है। चलिए देखेंगे कोहलरोशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्या कहता है। एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं क्या कहता है। शॉर्ट में बस आपको याद रखना है कि वो क्या कहेगा। हम लोग फर्स्ट वाले आंसर में देख रहे हैं। शॉर्ट में आपको ये बात अच्छे से पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, n प्लस लैम्बडा प्लस प्लस n माइनस लैम्बडा माइनस, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अभी इसके नाम बताए थे, याद है ना, इना मीना डी का। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कटायन। इसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनायन। इसी का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन। इसी का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। अब आधे लोग सोचेंगे कि मैम क्वेश्चन बैंक के बाहर का आंसर आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चन, बट सुनो ना यार, उन लोगों के पास इसके अलावा और कोई क्वेश्चन भी तो नहीं थे, इसीलिए तो एक ही क्वेश्चन को 10-10 बार पूछ रखा है क्वेश्चन बैंक में है। क्योंकि उसके अलावा अगर क्वेश्चन सच में बने होते थे तो और कोई क्वेश्चन नहीं आते थे क्या, वही क्वेश्चन क्यों डालते थे बार बार, क्योंकि उसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। मैंने चेक किया है, नहीं बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डाल दिया। अब बार बार उसी को डाल रहे, क्या करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं है। कोहलरोशस लॉ देखो दूसरे तीसरे बार आ रहा है, बताओ। आधे लोग सोचेंगे मैम लॉ लिख दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, क्या नहीं मिलेंगे, आपको एक्सप्रेशन भी देना पड़ेगा तभी जाके मार्क मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम कैसे करें, नोट्स देखो ना। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेशनशिप, उसी में हम लोग देख रहे हैं, उसी का कंटिन्यूशन का सेकंड पार्ट है, गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताओ। यार ये तो आप सबको पता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे एक टॉपिक डिस्कस करना है। आधे लोग सोचेंगे कि यार मैम ये क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, ये तो हमको भी पता है आंसर, कितना ईजी आंसर है, हम खुद कर लेंगे। बट सुनो, ध्यान से सुनो, कहना मुझे ये है, दो टाइप के रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, और एक होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। आधे बच्चे ये लिख के आते, आधे बच्चे ये लिख के आते हैं, कुछ महान डोंकी बच्चे दोनों लिख के आते हैं, सोचते ही नहीं है। अगर उसने आपको पूछा है रिलेशन बताओ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तब आप लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। बट अगर उसने आपको बोला है सिर्फ गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या तो हम लोग बोलेंगे सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो देखो यार दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो, बस फिट इतना ही करने का, ऐसा नहीं कि कुछ भी पेपर में करके आ गए। थोड़ा देखो ना, स्टैंडर्ड बोला है तो स्टैंडर्ड डालेंगे, स्टैंडर्ड नहीं बोला है स्टैंडर्ड नहीं डालने का, ठीक है। ये कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता रही हूँ। वही अगर सोचो बड़ा, इस वीडियो को अगर 30-35 मिनट में बना दिया तो सच में समझेगा कि कुछ भी नहीं समझने वाला। फिर आप बोलोगे हाँ मैंने ये भी देख लिया क्वेश्चन बैंक, वो भी देख लिया, बट यार समझा कि नहीं समझा वो बताओ ना। देख सब लिया बट दिमाग अगर खाली रह गया एग्जाम से 1 महीने पहले, क्या मतलब। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। सुनो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, इसलिए काम का है, देखेंगे इस चीज़ को। चलिए देखेंगे, वो आपको बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने आपको बोला इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का मेन डिफरेंस बताओ। अब आधे लोग क्या करेंगे ना, कुछ लोग तो तुम खुद जैसे महान लोग रहेंगे, वो बुक का पूरा छाप लेंगे, कुछ लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने नोट्स में, खुद के नोट्स में, कुछ लोग जो रहेंगे वो दिमाग लगाएंगे और मेन ही पॉइंट लिखेंगे। अब आधे लोग सोचेंगे मैम हमको कैसे पता चलेगा कि मेन पॉइंट कौन सा है, मैंने दिया है यार नोट्स में, तुम्हारे लिए सारा काम मैंने तुम्हारा हल्का कर दिया बस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सुनो ध्यान से, कंसेप्ट को सुनो।
के है और लैम्बडा है। यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की, क्या होगा ध्यान से सुनना। जैसे आपने डाइल्यूशन करवाया, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अपन डाइल्यूशन बोलते हैं, अपने लैंग्वेज में अपन लोग क्या बोलेंगे, पानी को डाला, इसमें भी डाला पानी, इसमें भी डाला पानी। नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। बट यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये पॉइंट सबसे काम का है। जिसने ये पॉइंट लिखा ना उसको पूरे 3 मार्क मिलेंगे। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है। तो ठीक है गाइस, अब यहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूशन करवाया मतलब पानी डाला तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते, दोनों तरफ बढ़ेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होते हैं और आपकी कंडक्टिविटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सबसे काम का पॉइंट है, सबसे काम का पॉइंट। लोग आपको बुक में एक एक पेज दे के ले जाएंगे, ये इतना अच्छा कोरिलेशन का चार्ट कोई नहीं देगा। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये भी लिख दिया ना, पूरे मार्क मिलेंगे। सबसे काम का पॉइंट है ये वाला। आधे लोगों का बल भी नहीं चलता है पॉइंट में, अब सबका चलेगा। मेरा क्लास जो किया है, अब सुनो। नेक्स्ट बोला गया एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है ना, इस बार पेपर में 2 मार्क के लिए ज़रूर आएगा। उसमें आपको ये पूछा गया है कि बताओ एप्लीकेशन, और ये क्वेश्चन 3 बार आया है। अब बताओ 3 बार अगर क्वेश्चन आया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे इस क्वेश्चन को। आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का कहना ये है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से, सीरीज़ की हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हो किसी भी एजेंट का, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हो किसी भी एजेंट का, और स्पॉन्टेनिटी निकाल सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, लेट्स गाइस लुक इनटू द राइट द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी। आधे लोग सोच रहे होंगे कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसकी हेल्प से मैं मोलर कंडक्टिविटी निकालूंगा। पहले से सुन लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यस गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, जो कि टाइप 2 का 3 मार्क का थर्ड वाला जो क्वेश्चन है। राइट द इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है तो करो, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ। इसमें क्या डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट बोल रखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ये तीनों स्टेप हैं। आधे लोग सोचेंगे मैम बुक में कितनी बड़ी थ्योरी दे रखी है, हम कितना पढ़े। तो सुनो ना यार, मैंने शॉर्ट करके दिया है ना, देखो ना इस नोट्स को, समझाया नहीं। पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कोई काम का नहीं हो। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला, ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ऑल्सो राइट इट्स वन एप्लीकेशन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो बोल रहा है नीट एंड वेल लेवल डायग्राम निकालो। देखो डायग्राम एकदम नीट एंड वेल लेवल ही निकाला है मैंने, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि नीचे में दे रखा है, देख लेना, काम खत्म। ड्रॉ करो, मुझे पता है बहुत सारे आर्टिस्ट हैं आपकी क्लास में। अब नेक्स्ट है वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक एप्लीकेशन बताओ। बस आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब ही ऐसे चीज़ जो होता है उसका ये EMF कितना होता है, 0 होता है। मतलब भी वो कैसा इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस है। मतलब भी उसके हेल्प से हम लोग बाकी सारे सेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट गाइज। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट क्वेश्चन इज योर 5th क्वेश्चन, राइट। 5th क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को डिफाइन करने के लिए बोला है और बोला गया है बताओ 2 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन, अभी फिर से आ गया एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन। इसलिए मैं बोल रही हूँ उनके पास क्वेश्चन है नहीं, जितने क्वेश्चन थे वो डाल दिए और कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। अब क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन करके जाने का। डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्या बताएंगे, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके रेफरेंस की हेल्प से, जिसको रेफरेंस मान के हम लोग बाकी सारे इलेक्ट्रोड का भी क्या निकालते, पोटेंशियल निकालते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 2 एप्लीकेशन बता देने का, स्पॉन्टेनिटी और रिड्यूसिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहता है, अगर E0 सेल का वैल्यू है ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। और स्पॉन्टेनिटी क्या बताता है, अगर EMF का वैल्यू है पॉजिटिव तो रिएक्शन कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस।
अगर EMF का वैल्यू है नेगेटिव, रिएक्शन कैसे रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। आधे लोग सोचेंगे इतना सारा क्या बता दिया, कुछ भी दिमाग में गया ही नहीं, सारा ऊपर से गया। नोट्स में देख लो, एकदम मस्त लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके दिया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल। आ जाओ सारे के सारे, वोल्टेज ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। देखते हैं इसको। चलिए गाइस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ सेल। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल है, डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। देखते हैं, चलिए देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको दे रखा है 6th वाले क्वेश्चन में SN+2, ठीक है। साथ ही साथ आपको दे रखा है Ag+1 और Ag, इतनी चीज़ें आपको दे रखी है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर बोला है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे आपको SN2+ का कंसनट्रेशन दे रखा है 0.02, Ag+1 का दे रखा है 0.01 मोलर, इतना ये कंसनट्रेशन आपको दे रखा है। साथ ही साथ आपको E0 ऑफ SN का वैल्यू जो है वो दिया है -0.136 वोल्ट। साथ ही साथ आपको E0 ऑफ Ag का वैल्यू दे रखा है 0.8 वोल्ट, ठीक है। इतना आपको दे रखा है। ये तो क्या था, अब देखो क्या करने का है अपन लोगों को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखो ध्यान देना, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ आपको इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया है वोल्टेज ऑफ सेल। लेकिन आप सबको पता है कि सेल वोल्टेज अगर निकालना है तो वो इतना इजीली नहीं निकलता है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है, आधे बच्चे तो इस क्वेश्चन में ऐसी कन्फ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं सेल वोल्टेज बोला है। उन लोगों को समझ जाता है, हाँ मुझे फॉर्मूला सब बताए, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ई सेल पूछा गया है या E0 सेल पूछा गया है, सेल वोल्टेज पूछा गया है, सेल पोटेंशियल पूछा गया है। उनको पता ही नहीं होता ई सेल पूछा गया है या E0 सेल पूछा गया है। कैसे पता करेंगे? याद करो, इसके ऊपर में नॉट आ रहा है, और नॉट मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ई सेल का मतलब क्या रहेगा? सेल वोल्टेज और सेल पोटेंशियल। सेल वोल्टेज और सेल पोटेंशियल आ जाएगी, बारीक बारीक चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको सब बता रही हूँ ताकि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व। अगर आपको कहीं पे भी आ जाए सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज, याद रखना मेरे वर्ड ई सेल बोला गया है। और कहीं पे भी अगर आ जाए ना स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ऐसे केस में आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? E0 सेल। याद रखने का, स्टैंडर्ड अगर आ गया ना तो नॉट सेल लगाने का, स्टैंडर्ड नहीं आया ना जस्ट दे देने का, जैसा है वैसा। चलिए देखेंगे आगे की तरफ। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको क्वेश्चन में सेल वोल्टेज पूछा गया है, मतलब ही सेल पोटेंशियल पूछा गया है, मतलब ही क्या पूछा गया है? ई सेल पूछा गया है, E0 सेल नहीं पूछा है, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए देखेंगे इसको, करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो अपन रिएक्शन को देखेंगे। रिएक्शन क्या कहती है? ध्यान देना, रिएक्शन आपकी कहती है। अब आधे लोग सोचेंगे कि रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने तो क्लासेस नहीं किया। देखो यहाँ पे सारे के सारे ध्यान से देखो, पहले इस पार्ट को देखने का, फिर इस पार्ट को देखने का। इस पार्ट को देखेंगे, लेफ्ट में कौन आया? SN आया। राइट में कौन आया? SN+2 आया। इस पार्ट को देखो, लेफ्ट में कौन आया? SN आया। राइट में कौन आया? SN2+ आया। इस पार्ट को देखो। अब इस पार्ट को देखेंगे, लेफ्ट में कौन आया? Ag+1 आया। राइट में कौन आया? Ag आया। ध्यान से देखो, लेफ्ट में कौन आया? इस पार्ट को देखो, लेफ्ट में कौन आया? SN आया। और राइट में कौन आया? SN2+, लिख दिया। इस पार्ट को देखा, लेफ्ट में कौन आया? Ag+1 और राइट में कौन आया? Ag। अब आधे लोग सोचेंगे भाई मुझे ये सब तो समझ गया, इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है वो भी तो समझाओ। तो सुनो, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है, जिस साइड रहते हैं चार्ज उसी के पीछे पीछे कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। चार्ज है +2, अगर चार्ज है +2, इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? 2। आ जाओ, जिस साइड रहते हैं चार्ज उसके आगे पीछे कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? 1। आधे लोग सोचेंगे बस लिख दिया ना रिएक्शन, अब हो गया। नहीं हुआ काम, पिक्चर अभी बाकी है। ध्यान से सुनो क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने ये जाना, इस साइड में है 2 इलेक्ट्रॉन, इस साइड में है 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो इनजस्टिस हो गया है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये भी तो हो गया ना 2। अब 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचेगा?
Sn प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस, लेफ़्ट वाले लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, राइट वाले राइट साइड में लिखेंगे। समझा या नहीं? ये इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ओवरऑल सेल रिएक्शन। याद रखना, ओवरऑल सेल रिएक्शन का मतलब ही नेट सेल रिएक्शन होता है। समझा या नहीं? चलो, ये तो अपना काम संपला, ठीक है, इतना तो अपन ने ख़त्म कर डाला। अब अपन को बढ़ने का है आगे की तरफ। सबसे पहली चीज़ हम लोग निकालते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब ही क्या होता है? ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। अब आधे लोग सोचेंगे कि ये क्या चक्कर चल रहा है, तो आपको बस इतना याद रखना है, अंकिता का ट्रिक है राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। समझा या नहीं? राइट साइड में कौन आया? राइट साइड में आए Ag भाई साहब। लेफ्ट साइड में कौन आया? Sn आया। कैसे याद रखोगे? अकॉर्डिंग टू द अंकितास फॉर्मूला, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। यू नो, आपको कैथोड एनोड वाले चक्कर में मत फंसने का, ना तो फंस जाएंगे। राइट में कौन आया? Ag आया। लेफ्ट में कौन आया? Sn आया। Ag का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.8। Sn का वैल्यू कितना दे रखा है? -0.136। याद रखना, यहाँ माइनस है, माइनस लिखना मत भूलना। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस करेंगे, इसका वैल्यू आपका जो आएगा वो रहेगा 0.936। ठीक है, ये आया है ई नॉट सेल का वैल्यू। ठीक है, क्या आपको क्वेश्चन में ई नॉट सेल पूछा गया है? नहीं। आधे लोग ये आंसर एग्जाम में रिपोर्ट करके आते। डोंट रिपोर्ट दिस आंसर इन द क्वेश्चन, दिस आंसर इन द पेपर। आपको ई सेल का वैल्यू पूछा है, ई नॉट सेल का नहीं पूछा है। मुझे कैसे पता चलेगा? अरे यार, इसका नाम स्टैंडर्ड है ना, 0 है, यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं आता है। चलो, आधे लोग के दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आया होगा, मैम जब इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ईएमएफ को क्यों नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया Ag के? लेकिन याद रखना है, ईएमएफ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए उसको हम लोग कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते। क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं हुआ। और आगे करने का है इसको सॉल्व। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। नीचे ही स्पेस का यूज़ कर सकते हैं हम लोग वैसे तो, पर ठीक है, आई वॉन्ट सम बिग स्पेस। चलिए देखेंगे थोड़ा सा स्कोर आगे। याद रखना, ई नॉट सेल का वैल्यू है 0.936। वैसे द आंसर इज देयर इन द स्क्रीन, यू कैन सी देयर ऑल्सो। ई नॉट सेल का वैल्यू है 0.936 वोल्ट। अब अपन को निकालना है ई सेल का वैल्यू। क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन से? ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग की बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो सुनो ध्यान से, ई सेल का वैल्यू आपको निकालना है। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आया? 0.936 आया, -0.0591 आया। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। कितने थे? 2 थे, लॉग की बेस 10। आधे लोग सोचेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इसका ले या इसका ले। किसका लेंगे? ओवरऑल का लेंगे। प्रोडक्ट में कौन आया? Sn2+ आया। अपॉन में रिएक्टेंट में कौन आया? Ag+1 आया। अब थोड़ा सा देखो, मिस्टेक पॉइंट ध्यान से देखो। Ag के सामने क्या है? 2 है, इसलिए पावर में कौन जाएगा? 2। याद है ना, स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है? पावर में जाती है। नारा बताया था, स्टोइकियोमेट्री हमेशा पावर में जाती है। स्टोइकियोमेट्री थी 2, कहाँ पे गया? पावर में। आधे लोग सोचेंगे मैम इसका क्या हुआ? ये तो आप भूल गए। याद रखो रे, ये तो मेटल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो क्या कभी वो कंसंट्रेशन में आते हैं? कभी नहीं आते। चलो देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 0.936 -0.0591 अपॉन 2 लॉग की बेस 10। Sn2+ का वैल्यू कितना है? 0.02। Ag+1 का कंसंट्रेशन है 0.01। इसका क्या करना है? स्क्वायर, भूलना नहीं। इसको सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू आएगा 0.8679। आधे लोग सोचेंगे मैम आपने तो डायरेक्ट बता दिया, स्टेप बाय स्टेप तो बताओ। नोट्स में सब दे रखा है स्टेप बाय स्टेप, चेक कर लो। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, राइट ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ कंडक्टिविटी सेल एंड ऑल्सो राइट द नेट सेल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम है। मैंने ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वहाँ से पेस्ट करके चिपका दिया। भाई पेस्ट करती तो फिर आप भी बुक से पढ़ लेते थे। पेस्ट क्या करके मतलब नोट्स देने का है मुझे, तो मैंने आपको ये भी सिस्टमेटिकली ड्रॉ करके दिया है। फिर आपको बोला गया है राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl।
अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये समझाओ ना रिएक्शंस, तो याद करो मैंने भर भर के रिएक्शन पढ़ाए थे वीडियोस में, ज़रा जाओ वीडियोस में जाओ, थोड़ा सा क्लिक करो, देखो उन वीडियोस को, एंजॉय करो, रिएक्शंस देखो, सब समझा के दिए थे रिएक्शंस, ठीक है, वहाँ से देख लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, देखो फिर से ये वाला क्वेश्चन आया एक और, राइट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर मोल रेशो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ऑफ ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, मोलर मास दे रखा है ग्राम पर मोल। घूम गया दिमाग क्वेश्चन पढ़ के? अब नहीं घूमेगा, मैं आपको फिट कर दूंगी इस आंसर को, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। चलो देख लेते हैं इस बार इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है। 8 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 8 वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब आपको लॉन्ग पूछा गया है। लॉन्ग मतलब क्या होता है? टाइम होता है। सेकेंड्स में आएगा आंसर ना, याद रखना का। सबसे पहले आपको उसने बोला है मोल रेशियो भी बताओ, तो ठीक है बता देंगे। साथ ही साथ उसने आपको करंट दे रखा है 3 एम्पियर इसी क्वेश्चन के अंदर में। साथ ही साथ उसने मॉलिक्यूलर मास दे रखा है सिल्वर का, उसका वैल्यू उसने आपको दिया है 107.9 ग्राम पर मोल, ठीक है। साथ ही साथ उसने आपको दे रखा है मास ऑफ कॉपर, सिल्वर का वैल्यू दे रखा है, उसका वैल्यू है 2.415 ग्राम्स, ठीक है। अब आपको उसने बोला है बताओ हाउ लॉन्ग, मतलब उसने आपको टाइम पूछा है। ज़रा ध्यान देना इधर कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये आप सबको पता है कि सिल्वर के ऊपर में चार्ज कितना होता है? +1। इससे मिलेगा Ag। जिस साइड रहते हैं चार्ज उस साइड में कौन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 1। मोल रेशो का वैल्यू क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 1। चलो ठीक है, ये हो गया। अब अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। देखो क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है, आप सबको पता है कि मास का मतलब होता है I × T अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, अगर मैं बात करती हूँ इसकी तो I का वैल्यू कितना है? 3। टाइम का वैल्यू कितना है? टाइम तो आपको निकालना है 96500 इंटू मोल रेशो का वैल्यू है 1। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? 107.9। और साथ ही साथ मास का वैल्यू आपको दिया है 2.415, ठीक है। अपन को टाइम निकालने का है। देखो कैसे निकालेंगे टाइम को। 2.415 इंटू 96500 अपॉन 3 इंटू 107.9। आधे लोग सोचेंगे ये क्या चल रहा है, तो देखो इधर ये गया ऊपर, ये सारे के सारे आए नीचे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे तो टाइम निकालने का है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आता है 720 सेकेंड्स। 720 सब करेक्ट निकालेंगे, गड़बड़ी बताओ कहाँ करेंगे। कोई बच्चे यहाँ पे मिनट रिपोर्ट करके आएंगे, कोई आवर लिख देंगे, कोई सेकंड। याद रखना यार, ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन किए, आंसर तो सेकंड में ही निकलेगा ना, समझा या नहीं? दिमाग लगा के उसको मिनट में और कन्वर्ट मत करो, ठीक है ना, सेकंड में, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब गाइस, अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। जो लास्ट उम्मीद सबकी होती है पेपर में, जहाँ से लगता है कि 4 मार्क के क्वेश्चन आ गया, मेरा बन गया पेपर मस्त। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। चलिए डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। ये है आपके 4 मार्क्स के। चलिए डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। राइट व्हाट इज़ निकेल कैडमियम रेफर टू एज सेकेंडरी सेल। वो आपको बोलना चाहता है कि निकेल कैडमियम को सेकेंडरी सेल क्यों बोला गया है। तो आप सबको पता है कि ऐसे सेल जिनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, जब उनकी चार्जिंग उतर जाती है तो उनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेल। मुझे बताओ, जब आपके घड़ी का सेल ख़त्म हो जाता है तो क्या आप उसको घर में रिचार्ज करते हो? नहीं, फेंक देते हैं उसको निकाल के, क्योंकि वो कैसा है? प्राइमरी सेल है। बट मोबाइल का जब बैटरी ख़त्म हो जाता है तो क्या मोबाइल की बैटरी निकाल के फेंक देते हो? नहीं फेंकते, उसको चार्ज करते। क्यों चार्ज करते? क्योंकि वो कैसा सेल है? सेकेंडरी सेल। समझा या नहीं? चलिए मूव करेंगे वर्किंग की तरफ। देखो आधे लोग सोचेंगे मैम वर्किंग में एग्जैक्टली क्या बताए, रिएक्शन बताए, क्या बताए? तो देखो रे नोट्स में सब सिस्टमेटिकली दिया, ऐसा नहीं कि बुक से छाप लिया सारा। इजी लैंग्वेज में लिखा है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करवाया है, डिलीटेड सेक्शन को डिलीटेड मैन मार्क किया है। प्रिंट आउट ले लो, भरोसा करो मेरे ऊपर।
चलो वर्किंग में आपको क्या क्या बताने का, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, फिर उसके बाद में आप देंगे इलेक्ट्रोड के रिएक्शंस। डायरेक्टली रिएक्शन मत देने का, पहले थोड़ा सा कुछ पार्ट देने का, ठीक है। तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 4 मार्क का पेपर है। ऐसे आधे लोग सोचेंगे मिल गए पूरे मार्क्स, ऐसा नहीं होने वाला। अप्लीकेशंस पूछा गया है, तो अप्लीकेशन आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस जो होती है, डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स, फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपको बोला गया है राइट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। चलिए डिस्कस करेंगे हम लोग ये वाले क्वेश्चन को। राइट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। ये जो रिलेशन है ना, मैंने नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज बाय मिस्टेक आई जस्ट फॉरगॉटन अबाउट दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मेंशन कर दिया मैंने, यू विल गेट दैट कंटिन्यूशन में ये वो। उससे पहले हम लोग ये कोहल-रोशस लॉ का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें आपको दे रखा है Na of Ca+2 104, लैम्बडा ऑफ Cl माइनस 76.4, आपको साथ ही साथ दे रखा है लैम्बडा ऑफ Na प्लस 50.1, और आपको पूछा गया है लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ CaCl2 और पूछा गया है लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NaCl। सबसे पहले अपन CaCl2 का निकालेंगे। आधे लोग सोचेंगे ये क्या है, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं। तो देखो इधर CaCl2, Ca के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। चार्ज कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। चार्ज कैसे निकालते हैं, क्रॉस करके। देखना इधर ज़रा क्या होगा, Cl के नीचे है 2, तो Ca का चार्ज बनेगा 2 प्लस इसका क्या बनेगा 1 माइनस, देखो कैसे रहेगा Cl, Ca के नीचे है 1, Cl के नीचे है 2, Cl के नीचे है 2, तो Ca का चार्ज कितना बनेगा प्लस, एक है प्लस, दूसरा क्या रहेगा माइनस। Ca के नीचे 1 क्रॉस, इसके नीचे का इसका चार्ज बनेगा। Ca के नीचे 1 है तो Cl का चार्ज क्या बनेगा, क्रॉस करो -1, ठीक है। लिखेंगे इसको लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ CaCl2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा ऑफ Ca2 प्लस लैम्बडा ऑफ Cl माइनस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। देखो ध्यान से देखो, जब आपको इसको लिखने का है ना, आप कैसे लिखोगे, लैम्बडा ऑफ Ca+2 तो आएगा, प्लस लैम्बडा ऑफ Cl माइनस भी आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आके रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, अकेला आएगा। देखो इधर यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि Cl 2 है, यहाँ पे भी तो 2 इंटू Cl आया ना, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखो Ca2 प्लस का वैल्यू कितना है 104, प्लस Cl माइनस का वैल्यू कितना है 76.4, 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। इसको आप लोग करेंगे सॉल्व, इसका वैल्यू आएगा 256.8। क्या पूरे मार्क मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिट भी तो देने का है ना, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, समझा या नहीं। चलिए निकालेंगे हम लोग NaCl का। अगर बात की जाए NaCl की, तो NaCl तो सबको पता है कि Na प्लस होता है, Cl1 माइनस होता है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। कैसे लिखेंगे, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NaCl इक्वल्स टू लैम्बडा ऑफ Na प्लस लैम्बडा ऑफ Cl माइनस। Na प्लस का वैल्यू कितना है 50.1, Cl माइनस का वैल्यू कितना है 76.4, और इसका आंसर कितना आता है 126.5। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। आधे लोग सोचेंगे मैम ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, पेपर में थोड़ी आएगा। बट यार याद रखो, अपन सब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी तो डालने पड़ेंगे ना, तो सारे के सारे बच्चे कैसे हो जाएंगे, फिर कुछ इजी क्वेश्चन तो रखने पड़ेंगे उनको। चलिए अब आपको बोला गया है कि बताओ रिलेशनशिप क्या रहेगा मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। एकदम शॉर्ट में समझा के देती हूँ, ठीक है, समझ लो, देखना ज़रा ध्यान से। सबसे पहली चीज़ ये है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है K/V, 1/, देखो V का मतलब ही होता है 1/, कंसनट्रेशन, ठीक है। तो V के जगह पे अपन क्या रखेंगे 1/, कंसनट्रेशन इक्वल्स टू दिस। और अगर मैं बात करती हूँ कंसनट्रेशन की, तो कंसनट्रेशन का मतलब होता है 1000/C, ठीक है। कंसनट्रेशन का मतलब होता है C/1000। ये होता है आपका कंसनट्रेशन। तो अपन लोग इसके जगह पे वो रख देंगे, ठीक है। तो देखो क्या वैल्यू आएगा K/1/, कंसनट्रेशन की जगह पे क्या रखने का है C/1000। तो आपका ये वाला रिलेशन आ गया। ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
रिलेशन आता नहीं है बट न्यूमेरिकल आता है, दिया है मैंने यहाँ पे। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ द फॉलोइंग गैल्वानिक सेल। वो बोल रहा है ई नॉट निकालो फॉलोइंग गैल्वानिक सेल का। चलिए निकालेंगे ई नॉट सेल। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, आधे बच्चे सोचेंगे कि निकालना क्या है, तो देखो भाई वहाँ पे ई नॉट सेल बोला गया है। ध्यान से देखना, अगर आपको कहीं पे बोला जाए ई सेल निकालो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ई सेल निकालने को बोला गया है। बट अगर आपको कहीं पे भी आ जाए ई नॉट सेल निकालो तो बस वो तो आप अपने अंकिता के ट्रिक से कर सकते हो, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है एम जी प्लस 2 ए जी प्लस 1 और ए जी, ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है। साथ ही साथ आपको ई नॉट ऑफ एम जी का वैल्यू दे रखा है -2.37 वोल्ट, ई नॉट ऑफ ए जी का वैल्यू दे रखा है 0.8 वोल्ट, और आपको बोला गया है सेल रिएक्शन में बता दो, और ये वाला भी चीज़ बता दो। देखना ज़रा ध्यान से, ई नॉट सेल का वैल्यू पूछा गया है। ई नॉट सेल का मतलब ही क्या होता है, अंकितास पैटर्न, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। अंकिता का पैटर्न याद रखने का, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। कैसे याद रखेंगे, देखना ज़रा इधर, ये है आपका एक साइड, ये है आपका सेकेंड साइड। गाड़ी के हैंडल में राइट साइड में कौन आया, सिल्वर आया। राइट साइड में कौन आया, सिल्वर आया। गाड़ी के हैंडल में लेफ्ट साइड में कौन आया, मैग्नीशियम आया। याद रखने का। और राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए जी आया, ए जी लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में एम जी आया, एम जी लिखा। देखेंगे ए जी का वैल्यू है 0.8, एम जी का वैल्यू है -2.37। भूलना नहीं माइनस लिखना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू करेंगे आप लोग सॉल्व, और ई नॉट सेल का आपका वैल्यू क्या आता है देख लेंगे। आपका वैल्यू आता है 3.17 वोल्ट। वो पूछ रहा है बताओ सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अब देखो ई नॉट सेल का वैल्यू है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो रिएक्शन कैसी रहती है, स्पॉन्टेनियस रहती है। समझाया नहीं। अब देखो यहाँ पे उसने आपको सेल रिएक्शन पूछा है। आधे लोग सोचेंगे कैसे निकालेंगे, मुझे क्या पता। देखो इधर सेल रिएक्शन देखो रे, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपका रहेगा ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। आधे बच्चे सोचेंगे ये क्या चल रहा है, याद करो ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए। ऑक्सीडेशन मतलब ओ, ए मतलब एनोड। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पर होता है। तो रिडक्शन कहाँ पे होगा, एट कैथोड। ज़रा देखना इधर, आप लोगों ने यहाँ पे क्या जानना। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे है एम जी, ठीक है, यहाँ पे है आपका एम जी। एम जी ने क्या दिया, एम जी प्लस 2 दिया, ठीक है। आधे लोग सोचेंगे कि इसको ऐसा ही लिखा जाए या और कैसा लिखा जाए, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखो, सब चलेगा, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लगाए, जिस साइड रहते हैं चार्ज उस साइड में क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। चार्ज है +2, इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, +2। अब देखेंगे रिडक्शन एट कैथोड पर। यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे लेफ्ट में आया Ag1+, ठीक है। Ag1+ से क्या मिल रहा है, Ag। लेफ्ट साइड में आ रहा है चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन भी इस साइड में रहेंगे। चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन भी +1 रहेंगे। समझाया नहीं। अब अपन लोग ओवरऑल लिखेंगे। क्या ओवरऑल लिख सकते हैं इससे, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे तो 1 ही है। ये तो इनजस्टिस हो गया ना, तो करेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बचा क्या, एम जी। ट्वाइस ऑफ Ag1+, क्या मिलेगा, एम जी +2 प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। हो गया। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या कन्फ्यूज़न आया। तुम्हारे दिमाग में ये कन्फ्यूज़न आई कि कैसे लिखा इसको। देखो इधर पहले इसको देखो, लेफ्ट में कौन आया, एम जी, राइट में कौन आया, Mg2+। इसको देखो रे, देखो लेफ्ट में कौन आया, Ag+1, राइट में कौन आया, Ag। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग इन टर्म्स ऑफ सेल रिएक्शन एंड द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaCl। देखो अभी यहाँ पे उसने फ्यूज NaCl दिया है, 4th नंबर का क्वेश्चन। एग्जाम में मोल्टेन NaCl भी आ सकता है, ये सब पढ़ाया था।
आप लोग ये मत सोचना कि मैं ये सेल रिएक्शन समझाते बैठूंगी। अभी वीडियोस में एकदम टुकड़े तरीके से पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन और सुनो रे, क्या क्या पढ़ के जाना है, सुनो। कंडक्टिविटी वाला जो फॉर्मूला बताया था ना, उल्टा V इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1000 K/C, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अच्छे से करना। EMF कैलकुलेशन पर एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। कोई भी एक सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पेपर में आएगा, और साथ ही साथ मुझे लगता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड चीज़ें आएगी। ये 4-5 क्वेश्चन जितने बताए ना, करके जाना। मैंने पेपर का एनालिसिस किया है। चलो, लाइक और शेयर तो बनता ही है, इसलिए क्योंकि और अभी बाकी वीडियोस बाकी है। 5 चैप्टर्स हो गए अपने, अभी टोटल 16 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स बचते हैं? 11 चैप्टर्स बचते हैं। लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही यार, क्योंकि वो सारे कमेंट्स मैं पढ़ूंगी, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और रिमेनिंग जो 11 चैप्टर्स है उनका भी तो वीडियो बनाना है ना। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।